उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, मसरूं की पहली मैं मीर की हमराज़ ग़ालिब की सहेली, उर्दू है मेरा नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर। आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर पे खैर मकदम है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कृष्णचंद का अफसाना लाल बाग का खुलासा। अफसाना लाल बाग इससे पहले पेश किया जा चुका है, जो साथी नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। अफसाना लाल बाग कृष्णचंद के अफसाने मजमुआ हम वहशी हैं में शामिल दूसरा अफसाना है। इस अफसाने का आगाज़ इस जुमले से होता है, कमलाकर के जबड़े बड़े मजबूत थे, इतने मजबूत कि रुखसार की हड्डी और जबड़ों के दरमियान के गोश्त में गड्ढे पड़ गए थे। और उसका अख्तिताम इस जुमले पर होता है, कमलाकर ने मुस्कुराकर अखबार को तह करके पान वाले को दे दिया और उससे कहा, एक बंडल शीरमार का बीड़ी का दे दो और ये है तुम्हारी कोकन। निचोड़ कृष्णचंद के अफसानी मजमुआ मुहशी में शामिल अफसाने का मुश्तरका मौजू फसाद है। इसीलिए कभी सवाल भी आ जाता है कि इसका मौजू क्या है, तो फसादात। चुनांचे इस अफसाने में बम्बई में बरपा फसाद को बयान किया गया है और एक फसाद में अंदरूनी तौर पर होने वाले वाक़यात पर भी रोशनी डाली गई है कि जो कुछ नज़र आता है उसके अलावा मुकम्मल एक तंजीमी सरगर्मी कारफरमा होती है। जैसे इस वाक़े में लाल बाग के दादा कमलाकर को मुसलमानों को मारने के लिए सेठों की जानिब से रुपये मिलता और उसके गुर्गे 50 रुपये के लिए जान लेते हैं और 50 रुपये के लिए लाल बाग की तख्लीक शैदू को भी कत्ल कर देते हैं। फसाद से पहले कृष्णचंद ने कमलाकर के दादा बनने के मुकम्मल अमल को बयान किया है। आइए अब खुलासा देखते हैं। खुलासा कृष्णचंद ने सबसे पहले 50 साल कमलाकर जो 30 से कम का दिखता है उसकी जिस्मानी साख्त को बयान किया है। वो लाल बाग का मारूफ दादा था और ये दादागिरी उसके 50 साल की मेहनत का समरा था। नतीजा था, ये दादागिरी की वजह से यहाँ थी लिखा गया, का नतीजा था ही लिख लेते हैं। वो बचपन में अपने वालिदैन के साथ कारदार से बम्बई आया था और अपने हम उम्रों के साथ मिलकर छोटे मोटे गलत काम करता रहा। फिर किसी ने जेब कतरने का हुनर सिखा दिया, जिसकी वजह से वो 3-4 बार जेल जाना पड़ा। पहली बार उसको रिफॉर्मेटरी स्कूल भेजा गया जहां उसको गांव की याद आई, लेकिन दूसरी मरतबा वो जब जेल गया तो उसको बम्बई की गलियां वगैरह और ख़ास तौर पर फुटबॉल का मैदान याद आया जहां जेब कतरना आसान है। उसके अलावा सियासी जलसे और रेलवे स्टेशन उसके लिए मुनासिब जगह है, यानी जेब कतरने के लिए। लेकिन कमलाकर तीसरी बार जब जेल आया तो इस पेशे से उगता चुका था, अब कुछ नया करने का सोच रहा था। वो इस बार बहुत चौकन्ना होकर हालात का जायज़ा लिया, दूसरे जराइम पेशा कैदियों से राह रस्म बढ़ाए तो इस नतीजे में पहुंचा कि चोरी भी कोई पेशा है, करना ही है तो कोई बड़ा कारोबार करें, जैसे लड़कियों की खरीद व फरोख्त, अफीम, भांग की दरामद, शराब की भट्टी, कोकेन साजी वगैरह। चुनांचे इस बार वो जेल से बाहर आकर अफीम और चर्च के दरामद का धंधा शुरू किया। फिर दो चार बड़े सेठों से मिलकर अपनी भट्टी रख ली और बड़े पैमाने पर तिजारत करने लगा। अब वो 50 साल का है, अब वो खुशहाल है, सब उसकी इज्जत करते हैं। अब यहाँ से हालिया सूरत हाल बयान किया है अफसाना निगार ने कि आज वो खाना खाकर घर से निकला तो अपने बेटे राव को मुसलमान लड़कों के साथ खेलने से मना किया और तेजाब की बोतल अपने चहेते नायब शंकर को दे दी और अपने गुर्गों के साथ लाल बाग के बड़े बाजार में गया जहां कल्लात बहुत गड़बड़ थी। गो बम्बई में हिंदू मुस्लिम फसाद 1 साल से जारी था, लेकिन कल रात से झगड़ा बहुत बढ़ गया था। वो फसाद से खुश था क्योंकि उसका कारोबार अच्छा चल रहा था। तभी
शंकर ने कान में कहा कि रात को 4 मुसल्ले गिराए। कमलाकर ने उसकी पीठ ठोक कर कहा, कौन कौन है? शंकर ने कहा कि अभी लाश नहीं उठवाई है, चलकर देखते हैं। पहली लाश विक्टोरिया मिल की तंग गली में गलाजत जमा करने की जगह एक लड़के की थी जिसके हाथ में तेल की शीशी थी। दूसरी लाश परेल के जुनूब में कारदार स्टूडियो से आगे डॉक यार्ड के रास्ते पर एक गड्ढे में बूढ़े की, और 2 लाशें अस्पताल के पीछे मजदूरों के झोपड़े में पड़ी थी। तो ये 4 लाशें हैं। पहली लाश ऐसा लग रहा था कोई लड़का निकला है जिसको उसकी माँ भेजी हुई है तेल खरीदने के लिए ताकि सालन को बघार सके। दूसरी लाश बरेली के रहने वाले शैदू की थी जो लाल बाग में 30 साल से मूंगफली बेचता था। वो मुसलमानों के कहने पर भी लाल बाग नहीं छोड़ा था। उसका मानना था कि वो अपने हिंदू भाइयों में है, और कमलाकर भी उससे कहा था कि कोई तुम्हारा बाल बेका न करेगा। चुनांचे उसकी लाश देखकर कमलाकर अपने बोरकर से कहा, किसको क्यों मार दिया? तो जवाब मिला कि 50 रुपये की ज़रूरत थी और यहाँ इसके अलावा कोई मुसलमान नहीं बचा था, तो इसको मार दिया। ये सुनकर वो कुछ देर खोया रहा और 50 रुपये निकाल कर उसको दिए, यानी कमलाकर। दूसरी और तीसरी लाश कश्मीरी जोड़े की थी। वो अपने किसी रिश्तेदार से मिलने आए थे, लेकिन कमलाकर के गुर्गों ने मालिक के हकीकी से मिला दिया। कमलाकर ने धोरत सिंह को दोनों के बदले में 50-50 यानी 100 के नोट दिए और लाश को ठिकाने लगाने को कहा। दूसरे दिन अखबार में लिखा था, आज बम्बई में बिल्कुल अमन रहा। अग्रीपाड़ा, गोलपेठा, डोंगरी, कालबा देवी, भिंडी बाजार कहीं कोई वारदात नहीं हुई। सिर्फ लाल बाग में चाकूजनी की 4 वारदातें हुई, बाकी सब जगह अमन है। कमलाकर ये खबर पढ़कर मुस्कुराया और तह करके पान वाले को दे दिया अखबार। उसे कहा, एक बंडल शीरमार का बीड़ी का दे दो और ये है तुम्हारी कोकर। इस तरह ये अफसाना ख़त्म होता है, यानी उसका खुलासा। अफसाने की किरदार कमलाकर जो लाल बाग का दादा है, राव कमलाकर का छोटा बेटा, शंकर कमलाकर का चहीता और नायब, सूरत सिंह और धोरत सिंह ये दोनों कमलाकर के गुर्गे हैं। बोरकर भी है। भगुमल बगवानी और बाजपाई ये सियासी लीडर हैं। शैद या शैदू दोनों तरह लिखा हुआ है, बरेली का रहने वाला जो मूंगफली बेचता था। और एक मरवाड़ी सौदागर की बात आई है जो अपनी ज़मीन बेचना चाहता था, लेकिन उसकी कीमत एक के बाद दीगरे बढ़ती जाती है। वो सिर्फ 2 आने के गज के अतबार से ख़रीदा था और ये बढ़ती जा रही थी उसकी कीमत, तो उसकी वजह से नहीं बेचा था। फिर वहाँ कश्मीरी वगैरह और भी कुछ लोग आके रहने लगे थे, उनका ठिकाना था, और वहीं पे ये 2 कश्मीरियों की लाश पड़ी हुई थी। अहम निकात, कमलाकर की उम्र 50 के करीब होते हुए भी देखने में वो 30 के ऊपर नहीं मालूम होती, यानी उसकी उम्र। कमलाकर लालबाग का मारूफ ज़्यादा था। बचपन में वो अपने माँ बाप के साथ कारदार से बम्बई आया था। यहाँ उसके माँ बाप विक्टोरिया मिल में नौकर हो गए थे। जेब कतरने के लिए 3 जगह सबसे उम्दा हैं, एक तो खेल का मैदान, दूसरी सियासी जलसा और तीसरी जगह रेलवे स्टेशन। तीसरी बार तो कमलाकर ने अहद कर लिया कि अब वो जेब कतरने का धंधा नहीं करेगा। तीसरी बार जेल जाने के बाद उसने अफीम और चर्च के दरामद का धंधा किया। अब उसकी उम्र 50 बरस की होगी। उसका अपना जुआ खाना था, शराब की भट्टी थी, अफीम का कारोबार था, एक कहबा खाना था, अपना घर था, मोटर थी, बीवी थी, 4 बच्चे थे। उसने अपने गांव में अपना घर ईंटों का बनवाया था और वहां ज़मीन भी मोल ली थी। बम्बई में हिंदू मुस्लिम फसाद 1 साल से जारी था। शंकर ने कमलाकर के कान में क्या कहा था? रात को 4 मुसल्ले गिराए। पहली लाश विक्टोरिया मिल के तंग गली में गलाजत जमा करने की जगह एक लड़के की लाश, दूसरी परेल के जुनूब में शैदू की लाश थी और 2 लाशें कश्मीरियों की थी। शैदू बरेली का रहने वाला था, बम्बई के लाल बाग में 30 बरस से मूंगफली बेचता था। फसाद में एक मुसलमान को मारने के लिए कमलाकर 50 रुपये देता था, वो भी सेठों से लेकर। अहम इक़्तिबास, बम्बई एक कारोबारी शहर है, सनती मरकज़ है। यहाँ मीलें, फैक्ट्रियाँ, तिजारती गोदाम सब कुछ मौजूद है, लेकिन लोहा
लोहा, काटन, तेल, कागज़ और अनाज के काले व्यापार से बढ़कर भी जो सनत यहाँ कमाल को पहुँची हुई है वो जराइम पेशा लोगों का कारोबार है। दादागिरी, अगला इक़्तिबास, दादागिरी आसान काम नहीं और करने से नहीं आती। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनना आसान है लेकिन दादा बनना आसान नहीं। अगला इक़्तिबास, उसे छोटे छोटे मुर्गी के चूजे याद आए जिनसे वो अपने घर के आंगन में खेला करता था। उसे वो नदी किनारे जाम का पेड़ याद आया जहाँ वो हसीन और परी जमाल गिलहरियों की उछल कूद से महसूस हुआ करता था। अगला इक़्तिबास, वो फुटबॉल को हाथ लगाना चाहता था, वो गोल गोल फूकना जो धमाके से हवा में उड़ता है और ज़मीन पर उछलकर फिर फिज़ा में परवाज़ करता है, धम धम इधर धम धम उधर। वो चाहता है एक ऐसी किक लगाए कि फुटबॉल ऊपर फिज़ा में दूर मीलों तक ऊपर चला जाए, हत्ता कि किसी को नज़र भी ना आए और सब लोग उसे हैरत से तकने लगें। अगला इक़्तिबास, नफ़रत के जज्बात लोग बड़ी खुशी से कबूल करते हैं। मोहब्बत, रवादारी, आशिकी, सुलह, अमन के जज्बात लोगों को पसंद ना आते थे। तीसरी बार जब जेल गया तो वो पेशा वगैरह छोड़कर चला आया। तीसरी बार जब जेल में आया तो खूब चौकन्ना होके जैसे वो किसी स्कूल में दाखिल हो रहा है। उसने दूसरे जराइम पेशा कैदियों से राह रस्म पैदा की और अब उसे मालूम हुआ कि अब तक वो बिस्मिल्लाह की गुंबदी ही में बंद था। बम्बई में तो एक से एक ऊंचा कारोबार पड़ा है जिसमें लाखों रुपए का रोज़ हेर फेर होता है। ये जेब कतरना भी कोई कारोबार है। आदमी काम करे तो लड़कियों के बेचने, लाने, लेवाने, बचवाने का काम है। अहमदाबाद से चर्स, अफीम, भंग के दरामद करे, शराब की भट्टी लगाए, कलपान में बैठकर कोकेन साजी करे, फिर चोर बाजार के सौदे हैं, कुमार खाने हैं। जब अगला इक़्तिबास, जब अमन हो जुर्म का कारोबार ज़रा ठंडा पड़ जाता है। तो इस तरह के इक़्तिबास आ सकते हैं। पुलिस भी ज़्यादा होशियार हो जाती है और फसाद में किसी को ये होश नहीं होता कि कल का राशन कहाँ से आएगा, चर्च और अफीम के खेप कौन पकड़ सकता है। अगला इक़्तिबास, ये शरीफ लड़के मिलों में जो जलील मजदूरी करते और सुबह शाम रगड़ते हुए अब तो चैन था और अच्छा खाना था और जेब में आला सिगरेट और रात को शराब और लड़कियाँ और लोगों के दिलों में वो डर जैसे हिटलर के साहबजादे चले जा रहे हैं हों। ये फसाद ज़िंदगी भर रहे तो क्या बुरा है। अगला इक़्तिबास, उस बूढ़े की ज़िंदगी एक ऐसी पुरानी हिस्ट्री बोसीदा किताब थी जिसके हर सफ़े पर भूख, बेकारी, बीमारी, कहत की हौलनाकियाँ सबत थीं। ये किताब कीचड़ में पड़ी थी, एक गड्ढे में ये ज़िंदगी जो एक गड्ढे में शुरू हुई थी और एक गड्ढे में ख़त्म हो गई। ये अकड़े अकड़े पाँव जो हमेशा कीचड़ में चलते रहे, ये होंठ जिन्हें कभी दो वक्त खाना नहीं मिला, ये कान जिन्होंने कभी इकबाल का नगमा नहीं सुना, ये आंखें जो सदा खूबसूरती से आशना रहीं। क्यों ऐसी मुसलसल मौत को लोग ज़िंदगी कहते हैं। सिर्फ इतना भी, ये मुख्तसर भी बहुत सा सिर्फ आम बात कह दी गई इसमें। क्यों ऐसी मुसलसल मौत को लोग ज़िंदगी कहते हैं। हम शहद, ज़ाफ़रान और सफ़ेद बर्फ़ के देश से आए हैं। हमारे गांव में आज सेब के फूल खिले हैं और मखमली सब्ज़े का फर्श है और आड़ू के सुर्ख फूलों के गुच्छे लटक रहे हैं और नाशपातियों के शाखों में सब्ज़ चिकनी चिकनी पत्तियां फूट रही हैं और जहलम का शफाफ पानी नीले पत्थरों से फिसलता हुआ गुनगुना रहा है। हमें हमारी ज़िंदगी वापस दे दो, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमारा देश कश्मीर है। अगला इक़्तिबास, उसके माथे पर कश्मीर की सुबह रो रही थी और उसके होंठों पर पराए देश की ओस थी और उसकी नीली आंखों के झरने खामोश थे और उसका हाथ अपने खाविंद के हाथ में था। अगला इक़्तिबास, कश्मीर का शहजादा अपने सदियों के चेथड़ों में लिपटा हुआ अपनी गुर्बत और नकबत और यास के बावजूद इस कत्लगाह की खूनी तख्त पर एक अजब तमकिनत से सो रहा था। अगला इक़्तिबास, जालिमों, तुमने मुसलमानों को नहीं मारा है, तुमने इंसान को मारा है, तुमने हिंदुस्तान को मारा है, तुमने ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और शालामार को उनको कत्ल किया है। यह अशोक की लाश है, ये अकबर का कफन है। अगला इक़्तिबास, ये 5000 साल पुरानी तहजीब का मुर्दा है। ये मर्द सियासतदान, हिंदू और मुसलमान, ये साइंती, ये जागीरदार, ये फरीबी सरमायादार किसके खून से और किसकी बर्बादी से अपनी हुकूमतों की तामीर कर रहे हैं। अगला और आखिरी इक़्तिबास, शाम के अखबार हिंद में
कमलाकर ने पढ़ा, आज बम्बई में बिल्कुल अमन रहा। अग्रीपाड़ा, गोलपीठा, डोंगी, कालबा देवी, भिंडी बाज़ार कहीं कोई वारदात नहीं हुई। सिर्फ लाल बाग में चाकू जनी के 4 वारदातें हुई, बाकी सब जगह अमन रहा। यहाँ पे ये खुलासा ख़त्म होता है, शायद लंबा हो गया हो, फिर माज़रत। अल्लाह हाफ़िज़।